एक, वो एकदम से अपने सपने से चिल्लाते हुए जागी और फिर उसने खुद को पसीने से भीगा पाया। तभी उसने पानी की बोतल ली और एक बार में ही पानी पीने लगी। फिर वो उस पल को याद करने लगी जब उस लड़के ने कहा था, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही होगी। तो जवाब में वो उस लड़के से बोली, मैं अगर जिंदगी भर कुमारी भी रही तो कोई गम नहीं, लेकिन तुम जैसे अड़ियल बदतमीज से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, समझे? ये सुनकर वो लड़का बोला, देखते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे उसूल प्यारे हैं या तुम्हारे पापा, क्योंकि जो डॉक्टर उनकी जान बचा सकता है उसे मैंने खरीद लिया है। और ये सुनकर जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। इन सारी चीजों को याद करने के बाद उस लड़की ने उन पलों को याद किया जब उसकी खुशनुमा जिंदगी बेरंग हुई थी। वेट वेट शब्द सुरीली आवाज में सुनकर लिफ्ट संचालक का हाथ स्वतः स्टॉप बटन पर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे के सामने बदहवास झेपती हुई एक बेहद खूबसूरत 21-22 साल की लड़की भागती हुई आई। सकुचाते हुए सॉरी बोलकर सबकी तरफ पीठ करके लिफ्ट में खड़ी हो गई। सबकी आंखें उसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार के अपने ख्यालों में खो गई, लेकिन देवांश कपूर की निगाहें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। बगल में खड़ा देवांश उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देख चुका था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में साफ दिख रहा था। सांचे में ढली देह है, बारीकी से तराशी हुई नैन नक्श, गौर वर्ण और सुनहरे बाल, ऊपर से नीचे तक सुंदरता की प्रतिमा। 30 वर्षीय देवांश ने केवल इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि आज तक किसी लड़की पर उसकी निगाहें कुछ पल से अधिक ठहरती ही नहीं थी। वो शहर का सबसे अमीर लड़का था, रिश्तों के अंबार लगे थे, लेकिन वो अपने मन का मालिक था और अहंकार तो उसके खून में दौड़ता था। तभी लिफ्ट संचालक ने पूछा, कौन से फ्लोर पर जाना है आपको मैडम? लड़की ने कहा, 8वें फ्लोर पर। देवांश चौंका। 8वें फ्लोर पर उसका ऑफिस था। पूरा फ्लोर उसकी कंपनी ने ले रखा था। बहुत बड़ी फर्म थी जो उसके पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब वो उसका सीईओ था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को उसके ऑफिस में क्या काम था। इस समय तो नौकरी का इश्तिहार भी नहीं दे रखा था। तभी 8वीं मंजिल आ गई और लड़की लहराती हुई बाहर चली गई। वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और लड़की बिना रोक टोक के अंदर जा रही थी। उसे लगा जैसे सब इस लड़की को जानते थे। कोई कोई तो उसे देखकर मुस्कुरा भी देता था, शायद आगे बढ़कर बात भी करते, लेकिन उसको पीछे आता देख सब काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे थे। वो जानता था उसके कठोर स्वभाव के कारण कोई ऑफिस में उसे पसंद नहीं करता और उसे परवाह भी नहीं थी। उसे उनके काम से मतलब था। काम में जरा सी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त करना उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर उसे किसी की भावनाओं और परेशानी से कोई मतलब नहीं। पैसे कमाने का उसे जुनून था और इस जुनून को पूरा करने के लिए वो अपने कर्मचारियों से कसकर काम लेता था। देवांश ने जब लड़की को जवाहर भट्ट के कैबिन में अंदर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया, भला इस लड़की को जवाहर से क्या काम हो सकता है। फिर तुरंत अपने कैबिन में जाकर उसने जवाहर के कमरे का कैमरा चालू कर दिया। उसने अपने ऑफिस में हर कैबिन और हॉल में कैमरे लगा रखे थे। कहीं भी हो रही कोई गतिविधि और बातचीत वो आराम से सुन सकता था। कमरे में आते ही वो लड़की जवाहर को देख मुस्कुराते हुए बोली, डैड, मुझे एक साड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन की शादी है। हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है साड़ी पहनेंगे। प्लीज 3000 रुपए दे दीजिए। जवाहर बड़े प्रेम से बोले, पर बेटा, कल रात बात हुई तो थी, तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहन लोगी। वो तो नक्कर बोली, डैड, मम्मी की साड़ी मैंने देखी, ऐसी कोई नहीं है जो मेरे लायक हो, सब बड़ी उम्र की औरतों के लिए है। जवाहर हंसते हुए बोले, ठीक है, कितने दूं? 2000? वो मुंह फुलाकर बोली, डैड, मैचिंग सैंडल और इयररिंग्स भी तो लूंगी। तो जवाहर जेब से पैसे निकालते हुए बोले, ठीक है, 3000 ले लो। अब तो खुश होकर दिखा दे मेरी बिटिया रानी। वो लड़की हंसते हुए कुर्सी पर बैठे जवाहर को पीछे से गले लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, बाय, और चली गई। इधर देवांश अपने मन में बोला, क्या ये इसकी बेटी है? उसको जवाहर की उम्र काफी ज्यादा लगती थी और उसकी इतनी कम उम्र की बेटी है, ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ। वैसे वो कई बार जवाहर जी से इस्तीफा मांगने के बारे में सोच चुका था, क्योंकि वो जवाहर के काम से संतुष्ट नहीं था। लेकिन अब देवांश के दिमाग में खलबली मची थी, तो ये लड़की जवाहर की बेटी है। दरअसल उसके पिता ने 10 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी आरंभ की थी। उनमें से जवाहर ही बचा था, जिसे वो शीघ्र निकालने का सोच रहा था। पुराना होने के कारण उसकी तनख्वाह भी अधिक थी और उसे एक कैबिन भी मिला हुआ था। लेकिन फिर देवांश एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जवाहर को निकालने की बात बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी उसकी बेटी के बारे में सोचना है। अब उसे उसकी बेटी से हर हाल में शादी करनी थी। इसके बाद उसने जवाहर को इंटरकॉल किया और कहा, तुरंत आओ। जवाहर को जब भी देवांश बुलाता था उनका दिल बैठ जाता था। वो समझता था देवांश उसे निकालना चाहता है और कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो बेटी की शादी तक नौकरी करना चाहता था। उसकी और उसकी पत्नी राधिका की सेहत के कारण उसका बहुत खर्चा हो जाता था। मजबूरी ना रही होती तो वो स्वयं कब की नौकरी छोड़ देता, क्योंकि देवांश को कर्मचारियों से बात करने की तमीज नहीं, बड़ों का लिहाज नहीं,
सबको आखिरी नाम से बुलाता, आदेश देता। किसी से कोई गलती हो जाती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब जवाहर को बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ना जाने क्यों बुला रहा है। जवाहर जब देवांश के कमरे में पहुंचा तो पहली बार उसने देवांश को कुर्सी पर आराम से बैठे कुछ सोचते हुए देखा। हमेशा वो किसी न किसी फाइल में या फोन में व्यस्त होता था। उसको देखते ही देवांश ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठो कहा। जवाहर सिर झुकाए बैठ गया, इस इंतजार में कि ना जाने कौन सा बम उसके सिर पर फूटने वाला है। देवांश एक सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो लड़की आपके कमरे में आई थी वो कौन थी? जवाहर घबरा गया, उसकी बेटी ने क्या कर दिया और देवांश को उससे क्या मतलब। वो धीरे से बोला, सर वो मेरी बेटी रूपाली थी, कुछ गलती हो गई क्या उससे?